गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रबर के बारे में बात की थी। ये जो स्लाइड मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ तक का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि व्हाट आर द आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द आइडल क्वालिटीज़ ऑफ रबर फॉर क्लोजर्स, जिसमें हम लोगों ने इसकी सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी, एयर टाइटनिंग, क्लोजिंग, कॉम्पेटेबल विद प्रोडक्ट्स, एट्सेट्रा सारी बातें की थी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अब बढ़ता हूँ। है ये रबर का ही। अब रबर के बारे में और सी बातें जानेंगे कि ये रबर कौन कौन सी होती है, बनती कहाँ से है, इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, फार्मास्यूटिकल्स में रबर को कहाँ कहाँ यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो आज इन बातों का ही जिक्र करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। नेचुरल रबर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये रबर जो है वो नेचर से ही ओरिजिन होती है। तो इसके बारे में दो चार लाइनें हैं, ज़रा ध्यान से देखिए स्लाइड को। नेचुरल रबर इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि ये एक ऐसा नेचुरल पॉलीमर है तो पॉलीमर ये भी, लेकिन नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर है, नेचर से ऑब्टेन होता है। ठीक है। और एक रबर का पेड़ होता है, रबर के पेड़ से एक लिक्विड फॉर्म निकलती है जिसको हम कहते हैं लेटेक्स, एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है। इसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं, सुखाते हैं या और भी जो प्रोसेस होते हैं, तो उससे हमें नेचुरल रबर मिल जाती है। तो अब किसी भी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि रबर जो नेचुरल रबर है ये कहाँ से मिलती है। एक रबर का ट्री होता है, उस रबर के ट्री से लेटेक्स निकलती है, उस लेटेक्स को जब हम मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हमें नेचुरल रबर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर। इलास्टोमर जो चीज़ है उसका ये कॉमन सा एग्जाम्पल है। अब ये इलास्टोमर क्या होता है, आप इसके बारे में थर्ड लाइन देखिए। इलास्टोमर इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन बी स्ट्रेच readily and when released रैपिडली रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब कि ये बात कहना चाह रहा है कि ये इलास्टोमर ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप खींचें तो खींचने के बाद ये लंबाई तक खिंच जाए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि जितना आप चाहें खींचना उतना खिंच जाए, और जब आप वहाँ से उसको छोड़ें तो वापस से जो इसकी नॉर्मल शेप थी उसमें वापस से ये लौट जाए। जैसे एक रबर होती है, जो रबर होती है गेटिस, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सामान की पैकेजिंग करने में, तो उसका क्या होता है, हम जितना कोशिश करते हैं, जितना चाहते हैं उतनी वो खिंच जाती है, उसकी स्ट्रेच कैपेबिलिटी अच्छी होती है, और फिर बाद में जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वापस वो अपने एक नेचुरल फॉर्म में जो उसका साइज़ था उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इलास्टोमर भी सेम वही चीज़ होती है। ठीक है ना। और जो नेचुरल रबर है वो उसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सॉफ्ट रबर की। व्हाट इज़ सॉफ्ट रबर, इसके बारे में देख लीजिए। द नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर इज़ नोन एज सॉफ्ट रबर। जो नेचर से ओरिजिन होने वाला पॉलीमर है, यानी कि वही रबर ट्री से निकलने वाला जो लेटेक्स है, जब वो रबर में कन्वर्ट होता है उसी को हम सॉफ्ट रबर कहते हैं। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक आइसोप्रीन। ये एक पॉलीमर होता है मोनोमेरिक आइसोप्रीन का, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C5H8। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज its advantage is resistant to dilute mineral acids, dilute alkali and salts। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि ये रेजिस्टेंट होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड से, डाइल्यूट अल्कली से एंड सॉल्ट से। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट सॉफ्ट रबर कैन बी अटैक्ड बाई ऑक्सीडाइजिंग मीडिया, ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग मीडिया से, ऑयल से और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से नहीं बच पाता। अगर इनके साथ ये कांटेक्ट में आता है तो ख़राब हो जाता है। ठीक है। ये अपनी इलास्टिसिटी और इलास्टोमर वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। नाउ राइट डाउन द यूजेस। इसके यूजेस कहाँ पे हैं। एज ए लाइनिंग मटेरियल फॉर प्लांट्स। जो प्लांट कंस्ट्रक्शन होता है, प्लांट्स में, बड़े बड़े प्लांट्स में ये लाइनिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। एज
इट कैन बॉन्ड ईजली टू द स्टील, क्योंकि इसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये स्टील के साथ आसानी से चिपक जाता है, तो जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन प्लांट्स में एज ए लाइनिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आफ्टर एडिशन ऑफ कार्बन ब्लैक टू सॉफ्ट रबर गिव्स हार्ड रबर। अगर इस सॉफ्ट रबर में आप कार्बन ब्लैक एक फिक्स अमाउंट में डाल दें तो यही सॉफ्ट रबर हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो हार्ड रबर होगी इसका क्या यूज़ होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स, ट्यूब्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। जो टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, कन्वेयर बेल्ट्स हैं, सारी की सारी रबर की बनी हुई होती हैं, लेकिन हार्ड रबर है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आप लोग को इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता है। तो ये कब हो पाया, क्योंकि सॉफ्ट रबर थी। अगर फ्रिक्शन, अगर उस पर सड़क पे चलते टायर या और भी कन्वेयर बेल्ट हैं, रगड़ खाते तो घिस जाते, फट जाते, टूट जाते, वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर उसके अंदर आपने कार्बन ब्लैक ऐड कर दिया तो उसकी वजह से सॉफ्ट रबर हार्ड रबर में कन्वर्ट हो गई, और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी इतनी बेहतर हो गई कि अब नाउ आप उसको टायर बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में आमतौर पर यूज़ कर लेते हैं। अब बात करता हूँ मैं अपनी हेडिंग की, हार्ड रबर। अब हार्ड रबर के बारे में देखिए, नाम से समझ में आ रहा है हार्ड रबर कार्बन वार्बन मिक्स किया जा रहा होगा। लेकिन एक चीज़ को मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आप लोगों से, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉफ्ट रबर में आप कुछ लिमिटेड अमाउंट में सल्फ़र ऐड कर देते हैं। ये कार्बन ब्लैक डालने से तो हार्ड होती ही होती है, मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ वल्कनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्ट रबर में सल्फ़र को ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो रबर तैयार होके आती है वो हार्ड रबर हो जाती है, जो और भी ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। वो भी टायर बनाने में, ट्यूब्स बनाने में और एटसेट्रा काफ़ी चीज़ों में बनाने में यूज़ की जाती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो ये स्लाइड जो नीचे वाली जो लाइंस हैं हार्ड रबर के बारे में, इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखिए, व्हेन सॉफ्ट रबर इज मिक्सड विद सल्फर। देखिए मैंने अभी जो बात बताई थी वही ये लाइन कह रही है कि व्हेन सॉफ्ट रबर इज मिक्सड विद सल्फर कॉमा वार्म्ड एंड सेट इनटू ए गिवन शेप। जैसा आपको शेप चाहिए अगर आपने उसमें सेट कर दिया गर्म करके, सल्फर मिक्स करके सॉफ्ट रबर में, सो इट रिटेन्स इट फॉर्म। तो जैसा आपको चाहिए वो वैसी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फुल स्टॉप। द सल्फर कंबाइंस विद द पॉलीमरिक चेन्स ऑफ रबर एंड क्रॉस लिंक बिटवीन देम। होता क्या है, जो नेचुरल रबर है उसके साथ जब आप सल्फर को ऐड करते हैं तो ये सल्फर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह रबर के जो पॉलीमरिक फॉर्म है उनमें चिपक जाती है, और उसकी वजह से ये सॉफ्ट रबर एक हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन, ठीक है। तो ये लाइन, ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, अपने नोट्स में भी बना लीजिएगा। वल्कनाइजेशन पे पूछा ही जाता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, आपको आगे भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने स्कूल्स में इसके बारे में पढ़ भी रखा है कि वल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसी का जिक्र किया गया। नाउ नेक्स्ट लाइन इज सॉफ्ट रबर विद 25% और मोर सल्फर इज नोन एज हार्ड रबर। अगर सॉफ्ट रबर में 25% या 25% से ज़्यादा अगर आप सल्फर ऐड कर दें तो जो रबर तैयार होके आती है उसको हार्ड रबर कहते हैं। तो ये लाइन अब आप लोग को समझ में आ गई होगी कि वल्कनाइजेशन क्या था। सल्फर डाली गई, सल्फर अब कितने परसेंटेज में डाली गई जिसकी वजह से एक सॉफ्ट रबर एक हार्ड रबर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस में देख लीजिए। इट्स एडवांटेज इज़ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, जो कि मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब हार्ड हो गई तो उसकी जो वेयर टेयर प्रॉपर्टी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, हर चीज़, मतलब वट एवर जो भी आप रबर में देखते हैं, सॉफ्ट रबर में जिन खामियों को आप देखते हैं, दिक्कतों को देखते हैं, वो सारी की सारी इम्प्रूव हो जाती है। यूजेस फॉर मेकिंग ग्लव्स, बैंड, ट्यूब्स एंड स्टॉपर्स। अभी जो स्टॉपर है ये फार्मास्यूटिकल टर्म्स में और ट्यूब्स फार्मास्यूटिकल टर्म्स में यूज़ हो रहा है,
क्योंकि स्टॉपर आपने अगर इंजेक्शन देख रखे होंगे, इंजेक्शंस की बोतल जो होती हैं, वायल्स का केस मैं बोल रहा हूँ, वायल बोतल जो होती है उसमें जो रबर के जो स्टॉपर लगे होते हैं, वो रबर के जो स्टॉपर हैं, ये फार्मास्यूटिकल पैरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं एज ए सीलिंग क्लोजिंग मटेरियल। ठीक है, आपने देखा होगा। इसके अलावा ट्यूब्स बनाने में, ट्यूब्स, एनिमाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है ये। ग्लव्स बनाने में, सर्जिकल ग्लव्स, बैंड। तो ये ओवरऑल ये फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स में इसके यूजेस बताए जा रहे हैं। ठीक है ना। नाउ राइट डाउन, या एक स्लाइड के तौर पर देख लीजिए, सिंथेटिक रबर क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंथेटिक मीन्स 3-4 केमिकल, 2-3 केमिकल जो बाहर से उसको आपस में मिक्स किया गया होगा, क्रॉस लिंक करवाया गया होगा, और उससे जो रबर निकल के आ रही होगी वो एक सिंथेटिक रबर होगी। पॉलीमर्स अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए, सिंथेटिक रबर हैज़ टेकन ग्रेटर इम्पॉर्टेंस ओवर नेचुरल रबर। ये लाइन कह रही है कि जो सिंथेटिक रबर है उसका अपने आप में ही कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस है एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल रबर। अब क्यों? ड्यू टू इट्स सुपेरियरिटी इन प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, सॉल्वेंट्स, ऑयल्स एंड अदर केमिकल्स। क्योंकि ये जो सिंथेटिक रबर है ये रेजिस्टेंस होती है ऑक्सीडेशन से, सॉल्वेंट से, ऑयल से एंड अदर केमिकल से। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज सिंथेटिक रबर को ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है बनस्पत नेचुरल रबर के। हेयर सम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर आर डिस्क्राइब इन द टेबल। अभी एक टेबलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जाएगी इस स्लाइड में। देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक रबर के, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज़ में लाई जाती हैं। सीरियल नंबर 1 देखिए, न्यूप्रीन एक सिंथेटिक रबर है। नाइट्राइल रबर सेकंड वन देखिए, ये भी एक सिंथेटिक रबर है। तीसरा ब्यूटाइल रबर, ये भी एक सिंथेटिक रबर है। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ का ही हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे न्यूप्रीन, इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ये एक पॉलीमर है, पॉलीक्लोरोप्रीन है ना, सिंथेटिक रबर है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? डज नॉट रेडली लाइक नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर की तरह नहीं लिखती। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये झेल सकती है। इसके अलावा नाइट्राइल रबर सेकेंड वाला देख लीजिए, रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट। ये ऑयल और सॉल्वेंट से रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए यूज़ कर लेते हैं। ब्यूटाइल रबर के बारे में देख लीजिए, रेजिस्टेंस टू मिनरल एसिड्स एंड अल्कली कंसनट्रेटेड एसिड्स। मीन्स ओवरऑल आप खुद ही देखने की कोशिश, समझ में आ रहा होगा आपको इसको टेबलर फॉर्म में, कि ये 2-3 सिंथेटिक रबर्स हैं जिनका आपको भी याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ये 2-3 याद कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि क्या चेंजेस निकल के आती हैं एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल रबर। ठीक है, ये टेबल्स में आपको दिख रहा है आसानी से, आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। यूजेस तो इनके ऑलमोस्ट सेम ही है, रबर स्टॉपर, कैप लाइनिंग, ड्रॉपर, आई ड्रॉप्स में एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब जगह पे ये यूज़ में ही लाई जा रही हैं। इसके अलावा ये देखिए, सिंथेटिक रबर में एक और है सिलिकॉन रबर, जिसको कहा गया पॉलीसिलॉक्सेन। ठीक है, फिफ्थ है आपका पॉलिसोप्रीन। तो ये सारी की सारी सिंथेटिक रबर्स हैं। सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट यही है कि अगर कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, सिंथेटिक रबर बनाई जा रही है, तो वो रेजिस्टेंस हो रही है ऑक्सीडेशन से, अल्कली से, कंसनट्रेटेड एसिड से, मिनरल एसिड से, है ना। हाई टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है वगैरह, है ना। तो ये सारी की सारी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एग्जाम्पल्स थे, इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नाउ जो पॉइंट है, अब इसको देखिए, सिंथेटिक रबर इज़ थर्मोप्लास्टिक। एक प्रॉपर्टी और है कि ये थर्मोप्लास्टिक होती है, बट व्हेन मिक्स्ड विद सल्फर, वार्म्ड एंड सेट इनटू ए गिवन शेप, इट रिटेन्स इट फॉर्म। वैसे तो ये थर्मोप्लास्टिक होती है, यानी कि एक बार जैसी हो गई वैसी ही है। अब इसको मॉडिफिकेशंस ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिंथेटिक रबर की यही प्रॉपर्टी, क्योंकि एक तो हार्ड है, तो हायर टेम्परेचर झेलने की इसकी क्षमता अब वैसे ही हो गई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये मोल्ड नहीं करेगी, पिघलेगी नहीं। लेकिन अगर आप इसमें सल्फ़र मिक्स कर दीजिए और देन वार्म करिए और इसको फिर सेट कर दीजिए, तो फिर ये क्या कहते हैं, जिस अपनी जो फॉर्म जैसे पहले थी उस फॉर्म में आ सकती है, या जैसा आप चाहें वैसा लगभग कन्वर्ट करवा सकते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इट पॉसिबल। जाहिर सी बात है, वल्कनाइजेशन तो पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि सिंथेटिक है, वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लव्स, बैंड एंड ट्यूब्स, कैप फॉर वाइल्स। पहले भी जिक्र किया था मैंने, अभी भी बता रहा हूँ वही वाली बातें कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करने से क्या होता है कि
आप इसके चाहे ग्लव्स बना लीजिए, बैंड बना लीजिए, ट्यूब्स बना लीजिए, और जो वॉइल्स, मैं इंजेक्शंस के टर्म पे बात कर रहा हूँ, जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल रखने के लिए जो वॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, उनके जो स्टॉपर होता है, कैप होती है इंजेक्शंस के, उसमें रबर जो यूज़ की जाती है दैट इज सिंथेटिक रबर या वल्कनाइज रबर। ओके, रबर इज सॉफ्ट मटेरियल बट कैन बी हार्ड बाय एडिंग कार्बन ब्लैक, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। हार्ड रबर इज यूज फॉर मेकिंग ट्यूब्स, टायर्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक आप लोगों ने जो पता की वो थी रबर के बारे में, रबर क्या होती है, कहाँ से मिलती है, ठीक है, उसका फॉर्म क्या है, अगर उसके अंदर कार्बन डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर सल्फर डाला जाएगा तो वल्कनाइजेशन हो जाएगा, कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही है, एडवांटेजेस क्या हैं नेचुरल रबर के, उसके डिसएडवांटेज क्या थे नेचुरल रबर के, नेचुरल रबर नहीं तो फिर सिंथेटिक रबर क्या है, सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं, अलग अलग केमिकल्स को या पॉलीमर्स को आपस में मिक्स करने से क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होकर आती हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने अभी तक रबर के बारे में चीज़ पढ़ ली हैं, डिटेल्स पढ़ ली हैं, और ओवरऑल भी आपको ये भी समझ में आने लग गया होगा कि ये फार्मास्यूटिकल टर्म्स की ही हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें लेना देना अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही है, इसलिए मैं बार बार फार्मास्यूटिकल इनका जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़रा से भी कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इन्हीं के यूजेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये वर्ड प्लास्टिक आम तौर पर देखने को आपको कहीं पे भी मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल टर्म में भी बात करें तो चाहे कोई पैकेजिंग मटेरियल हो, चाहे कोई स्टोरेज मटेरियल हो, बनाने में भी, कंस्ट्रक्शंस करने में भी, हर जगह पे प्लास्टिक का कहीं ना कहीं यूज़ किया ही जा रहा होगा। और हम अब इस लेक्चर में इस प्लास्टिक की ही कुछ बातों का जिक्र करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने रबर का जिक्र किया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए प्लास्टिक्स के बारे में देख लीजिए। प्लास्टिक इज़ यूज इन वेरियस वेज and it is cheap and light in weight, so it is easily transpiration is easy। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि प्लास्टिक का अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी यही है कि ये सस्ता है, चीप है, हल्का होता है वेट में, ठीक है ना, तो इसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, these available in variety of shapes implying that it can be easily fabricated, क्योंकि ये अलग अलग शेप्स में अवेलेबल हो जाता है और मिल जाता है, या आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको गर्म करके, इसलिए इट कैन बी ईजली फैब्रिकेटेड, इसलिए इसकी जो फैब्रिकेशंस है वो आसानी से हो पाती है। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वीक मिनरल एसिड्स। जब बात की जाएगी स्टोर करने की, क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की, वीक मिनरल एसिड्स की, तो आमतौर पर जो कंटेनर बनाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मिनरल एसिड्स को रखने के लिए, वो प्लास्टिक कंटेनर ही होते हैं, ठीक है ना। इन मशीन्स प्लास्टिक मटेरियल आर प्रिफर्ड whenever moving parts are present, indicating that it offers less friction। तो मशीन पार्ट्स में भी देख लीजिए, जहाँ पे मूविंग पार्ट्स जो होंगे, जहाँ पे लेस फ्रिक्शंस की ज़रूरत होती है, वो भी प्लास्टिक मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। These have better resistance to environmental factor। In similar manner, plastic material also used in constructions of plant। तो क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, तो उस वजह से प्लांट कंस्ट्रक्शंस में भी प्लास्टिक का यूज़ ले लिया जाता है। प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक रेजिन्स कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ एटम्स लाइक टू फॉर्म जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक्चुअली होता क्या है, ये लॉन्ग प्लास्टिक जो होता है, ये कई सारे एटम्स आपस में जब लिंक करते हैं पॉलीमर्स के, ये सिंथेटिक रेजिन है एक्चुअली में। ये लाइन कह रही है कि प्लास्टिक्स भी एक सिंथेटिक रेजिन है, रेजिन्स हैं। रेजिन्स में क्या होता है, जो अलग अलग एटम्स हैं आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, और चेन बनाने के बाद में ये ओवरऑल एक बड़ा सा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप प्लास्टिक कहते हैं। दे हैव मॉलिकुलर वेट 10⁻³ to 10⁻⁷। जो मॉलिकुलर वेट है वो 10⁻³ से 10⁻⁷ के बीच का हो सकता है। अब बात करते हैं जनरल एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक।
तो जनरल एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक में सबसे पहला देख लीजिए क्या सबसे आम तौर पर इसके फ़ायदे हैं। लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो लो होती है, इसलिए आमतौर पर आप इसको यूज़ कर लेते हैं। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू वीक मिनरल एसिड्स, देख लीजिए एक्सीलेंस रेजिस्टेंस है वीक मिनरल एसिड्स के, इसीलिए कंटेनर जिसमें आप वीक मिनरल एसिड्स को रखते हैं वो प्लास्टिक के यूज़ कर लेते हैं। थर्ड है अनअफेक्टेड बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से भी अफेक्ट नहीं होता इसका, इसीलिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को रखने में भी प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू स्लाइट चेंज इन पीएच, पीएच भी कोई खास फर्क नहीं, पीएच का भी कोई खास फर्क नहीं होता इस पर, तो रेजिस्टेंस है इसलिए यूज़ कर लेते हैं। प्लास्टिक्स हैव डिसएडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहला लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है वो लो होती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो यही है, देखिए सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाएगा, एक्सेस टेम्परेचर मिल जाएगा तो आपको भी पता है प्लास्टिक पिघलना शुरू कर जाता है, अगर एक्सेस करंट पास हो जाएगा तब भी पिघल जाएगा, तो ये थोड़े से तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ही हैं, ठीक है ना। सेकंड है हाई एक्सपेंशन रेट्स, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर एक्सेस में थोड़ा सा टेम्परेचर पे अगर ये रख दिया जाए तो ये इस हद तक पिघल जाता है कि फिर वापस इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसको रीगेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये थोड़े से इसके दो डिसएडवांटेजेस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट वन तो था लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ और सेकंड था हाई एक्सपेंशन रेट्स। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो 2 तरीके के प्लास्टिक जो यूज़ किए जाने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, देखिए फिर से देख लीजिए। फर्स्ट वन है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और सेकंड वन है आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। तो पहला है आपका थर्मोसेटिंग, सेकंड है आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। जो थर्मोसेटिंग है इसके बारे में देख लीजिए। इट कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसको जब बनाया गया होता है तो एक्सेस हीट और प्रेशर की कंडीशन में बनाया गया होता है, बट दीज कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड। अब जाहिर सी बात है जब पहले ही इसको एक्सेस हीट और प्रेशर को झिलवा के बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसको दोबारा से सॉफ्ट करवा पाना या इसको दोबारा से मुड़वा पाना, रिमोल्ड करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार ये हार्ड हो गया तो हार्ड हो गया, एक बार ये अपनी एक शेप में आ गया तो इसको वापस दोबारा से किसी भी शेप में कन्वर्ट करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी बात की वजह से इसको कहा गया थर्मोसेटिंग, यानी थर्मो मीन्स थर्मल यानी कि हीट को, एक्सेस प्रेशर को झेला, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हार्ड हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया है। अब इसकी वापस इसको मोल्ड करवा पाना, इसको सॉफ्ट करवा पाना बड़ा मुश्किल है, एंड दैट्स वाई इस प्लास्टिक को आपने कहा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है सम आर मेड फ्रॉम फेनोलिक एंड यूरिया रेजिन्स। अब क्योंकि बात कर रहे थे कि ये जो प्लास्टिक होता है ये रेजिन से बना होता है, तो इसमें जो यूज़ आप आने वाले जो रेजिन्स होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो फेनोलिक और यूरिया ग्रुप के होते हैं। यूरिया और फेनोलिक रेजिन्स जब आपस में मिक्स होते हैं तब जाके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का निर्माण होता है। और आज के इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है थर्मोप्लास्टिक। इट इज़ मेड अप फ्रॉम हीट एंड प्रेशर बट दे आर सॉफ्ट एंड रीमोल्डेड। दिस इज़ ए स्पेसिफिक एडवांटेज। अब अगर एक मेन डिफरेंस अगर आपसे आज के बाद पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग को दोबारा से सॉफ्ट और रीमोल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सेस प्रेशर और टेम्परेचर झेल रहा होता है ये पहले से ही, उसके है ना, यूरिया और फेनोलिक रेजिन से बना होता है। बट थर्मोप्लास्टिक के बारे में ये है कि इसको दोबारा से सॉफ्ट और रिमोल्ड किया जा सकता है, बनता तो ये भी हीट और प्रेशर झेल के ही है, बट एज कंपैरिजन टू थर्मोसेटिंग कम प्रेशर और हीट झेलता होगा जिसकी वजह से सॉफ्ट और रिमोल्ड किया जा सकता है।
ये इसका एक स्पेसिफिक एडवांटेज है। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर मैं अभी ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी अभी जो आज मैंने जो लेक्चर लिया है, इसकी अभी मैं पीडीएफ भी आप लोग के सामने अभी अटैच कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ये वीडियो भी अटैच कर दूंगा। आप वीडियो को देखिए, लेक्चर को समझिए, और जो पीडीएफ है जो मैं अटैच करूंगा उसके हिसाब से आप नोट्स बनाते रहिए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, आप ही लोग को फ़ायदा करेगा। ये गूगल क्लासरूम में पीडीएफ अटैच भी हैं, ठीक है, ये भी आपको मदद करेंगी। वीडियो देखिए, आप वीडियो से समझिए। मुझे और कुछ चेंजेस करने हैं वो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू।